उत्तर प्रदेश की सियासत और जुर्म की दुनिया में एक नाम ऐसा था जो 40 सालों तक एक छत्र राज करता रहा, अतीक अहमद। आज हम उसी के साम्राज्य के बनने और फिर बिखरने की पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसी दास्तान है जो डर, सियासत और बेशुमार दौलत की बुनियाद पर खड़ी हुई थी। लेकिन इस कहानी को पूरी तरह समझने के लिए हमें इसकी शुरुआत इसके अंत से करनी होगी। तारीख थी 15 अप्रैल 2023। रात के करीब 10:30 बज रहे थे। जगह थी प्रयागराज का एक हॉस्पिटल, जिसके बाहर मीडिया के कैमरों की फ्लैशलाइट्स चमक रही थी। पुलिस अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को मेडिकल जांच के लिए ले जा रही थी और ठीक उसी पल कुछ ऐसा हुआ जिसका किसी को अंदाजा तक नहीं था। वो जो चंद सेकंड्स थे ना, वो सिर्फ 2 लोगों की मौत नहीं थी। वो असल में आधुनिक भारत के सबसे ताकतवर क्रिमिनल पॉलिटिकल साम्राज्यों में से एक के खात्मे का लाइव टेलीकास्ट था। एक ऐसे युग का अंत जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत को दशकों तक अपने इशारों पर चलाया। जरा सोचिए, इस हमले का तरीका ही कितना चौंकाने वाला था। हमलावर पत्रकार बनकर आए थे, हाथों में माइक और कैमरा लिए हुए, और फिर पलक झपकते ही उन्होंने तुर्की की बनी जिग्ना पिस्टल से ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। सिर्फ 22 सेकंड में 1 दर्जन से ज्यादा गोलियां। अतीक को 8 लगी, अशरफ को 5, और वहीं सबके सामने कहानी खत्म हो गई। मतलब उन्होंने मीडिया की मौजूदगी को ही अपना कवच और अपना हथियार दोनों बना लिया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कोई इंसान इतना बड़ा, इतना खौफनाक साम्राज्य खड़ा कैसे कर लेता है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, उस शुरुआत पर जहां से यह सब शुरू हुआ था। अतीक अहमद का जन्म 10 अगस्त 1962 को प्रयागराज में हुआ था। उसके पिता फिरोज अहमद एक तांगा चलाते थे, मतलब एक बेहद ही मामूली परिवार से था। पढ़ाई लिखाई में ज्यादा मन नहीं लगा, 10वीं में फेल हो गया। लेकिन उसकी जिंदगी का असली मोड़ आया 1979 में, जब उसकी उम्र के लड़के अपना करियर बनाने के सपने देख रहे थे। तब महज 17 साल की उम्र में अतीक पर हत्या का पहला मुकदमा दर्ज हुआ। ये जुर्म की दुनिया में उसका पहला कदम था, और उस पहले कदम के बाद उसकी रफ्तार कभी धीमी नहीं पड़ी। 80 के दशक में रेलवे स्क्रैप और कोयले की चोरी से शुरू हुआ उसका गैंग बहुत जल्द सरकारी ठेकों पर कब्जा करने लगा। फिर 1989 में उसने अपराध और सियासत का वो खेल शुरू किया और इलाहाबाद पश्चिम सीट से निर्दलीय विधायक बन गया। 1990 में जब उसका सबसे बड़ा दुश्मन शौकत इलाही मारा गया, तो वो उस इलाके का बेताज बादशाह बन गया। और 2004 आते आते फूलपुर लोकसभा सीट जीतकर वो अपनी ताकत के शिखर पर जा पहुंचा। ये जो रिकॉर्ड है ना, ये उसकी राजनीतिक पकड़ की गवाही देता है। जरा सोचिए, एक ही सीट इलाहाबाद पश्चिम से लगातार 5 बार विधायक बनना, कभी निर्दलीय, कभी किसी और पार्टी से। ये दिखाता है कि पार्टियों से ज्यादा बड़ा उसका खुद का नाम और खौफ था। उसकी जमीनी पकड़ इतनी मजबूत थी कि समीकरण चाहे कुछ भी हो, जीत उसी की होती थी। और फिर सांसद बनकर तो उसने अपनी ताकत को दिल्ली तक पहुंचा दिया। लेकिन कहते हैं ना कि अक्सर इंसान अपनी सबसे बड़ी कामयाबी के पल में ही अपने पतन की कहानी भी लिख देता है। 2004 की यही ऐतिहासिक जीत अतीक के लिए एक ऐसी ही घातक भूल की वजह बनी। हुआ ये कि जब अतीक सांसद बनकर दिल्ली गया तो उसकी विधायक की सीट खाली हो गई। उस सीट पर हुए उपचुनाव में बीएसपी के एक नौजवान नेता राजू पाल ने अतीक के भाई अशरफ को हरा दिया। ये अतीक के गढ़ में उसके अपने घर में एक सीधी चुनौती थी, एक ऐसी हार जिसे वो और उसका परिवार कभी हजम नहीं कर पाए। अपनी जीत के सिर्फ कुछ महीने बाद 25 जनवरी 2005 को राजू पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। सैकड़ों गोलियां चलाई गईं। इस केस में जो मुख्य आरोपी बनाए गए वो थे अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ। इस एक हत्याकांड ने अतीक के अपराज्य होने का जो भ्रम था उसे तोड़ दिया और एक ऐसा कानूनी चक्रव्यूह रचा जो आखिर तक उसका पीछा करता रहा। अब बात करते हैं उस चीज की जो इस पूरी ताकत का असली इंजन थी, पैसा। अतीक का ये 40 साल का राज सिर्फ बंदूक के दम पर नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े आर्थिक साम्राज्य की बुनियाद पर भी टिका था। ये आंकड़ा देखिए, 11,684 करोड़ रुपए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये अतीक अहमद के क्रिमिनल सिंडिकेट से जुड़ी संपत्तियों की अनुमानित कीमत है। इस रकम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका नेटवर्क जमीन पर कितना विशाल और कितना गहरा रहा होगा। तो सवाल है कि ये साम्राज्य बना कैसे? इसके 3 मुख्य स्तंभ थे। पहला, जमीन पर कब्जा, मतलब कीमती जमीनों के मालिकों को डरा धमकाकर भगा देना या फिर औने पौने दाम पर जमीन हड़प लेना। दूसरा,
टेंडर माफिया, सरकारी ठेकों, खासकर रेलवे के ठेकों पर बंदूक के दम पर पूरा कंट्रोल। और तीसरा, रंगदारी, यानी हर छोटे बड़े व्यापारी से गुंडा टैक्स के नाम पर प्रोटेक्शन मनी वसूलना। और ये स्लाइड तो अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देती है। एक तरफ देखिए 2019 के चुनाव में अतीक ने अपनी संपत्ति सिर्फ 25.5 करोड़ रुपए बताई थी, और दूसरी तरफ 2017 के बाद जब सरकारी एजेंसियों ने एक्शन लेना शुरू किया तो 11,684 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति सामने आई। ये दिखाता है कि एक दुनिया वो थी जो कागजों पर थी और एक असली दुनिया थी जो काले कारोबार से बनी थी। हजारों करोड़ का ये विशाल साम्राज्य जिसे बनाने में 40 साल लगे, वो अतीक की जिंदगी के आखिरी 50 दिनों में ताश के पत्तों की तरह ढह गया। चलिए देखते हैं कि ये सब कितनी तेजी से हुआ। इस पूरे तूफान की शुरुआत हुई 24 फरवरी 2023 को। इस दिन राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की सरेआम हत्या कर दी गई। ये अतीक के गिरोह की आखिरी और शायद सबसे घातक गलती साबित हुई, जिसने एक ऐसी सरकारी कार्रवाई को दावत दी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इसके बाद तो घटनाएं किसी तेज रफ्तार फिल्म की तरह घटी। 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या हुई। 28 मार्च को 44 साल के आपराधिक इतिहास में पहली बार अतीक को किसी केस में सजा सुनाई गई। 13 अप्रैल को उसका बेटा असद एक पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, और ठीक 2 दिन बाद 15 अप्रैल को अतीक की खुद की कहानी का अंत हो गया। और इसमें सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जिस आदमी पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, जो दशकों तक कानून को जैसे अपनी जेब में लेकर घूमता रहा, उसे अपने जीवन की पहली और आखिरी सजा अपनी मौत से सिर्फ 18 दिन पहले मिली, और वो भी 17 साल पुराने एक अपहरण के मामले में। अतीक का अंत तो हो चुका है, लेकिन उसकी जिंदगी और उसकी मौत अपने पीछे एक बहुत जटिल विरासत और कुछ बहुत गहरे सवाल छोड़ गई हैं। एक समय पर जो अहमद परिवार प्रयागराज पर हुकूमत करता था, आज वो पूरी तरह से बिखर चुका है। पत्नी शाइस्ता परवीन पर इनाम है और वो फरार है। बड़े बेटे उमर और अली हाई सिक्योरिटी जेलों में बंद हैं, और बेटा असद वो अब इस दुनिया में नहीं है। एक ताकतवर परिवार का वजूद लगभग मिट चुका है। और आखिर में ये सवाल, एक ऐसा अपराधी जिसे कानून 44 सालों में सिर्फ एक बार सजा दिला पाया, उसका अंत कैमरों के सामने गोलियों से होता है। तो क्या इसे हम न्याय व्यवस्था की जीत माने क्योंकि एक खतरनाक अपराधी मारा गया, या इसे हम व्यवस्था की नाकामी समझें कि न्याय अदालत के बाहर सड़क पर करना पड़ा? इस सवाल का जवाब शायद इतिहास ही दे पाएगा। कानून से ऊपर कोई नहीं। अपराध के खिलाफ कार्रवाई तय है, तेज, निष्पक्ष और सख्त। जो व्यवस्था को चुनौती देगा उसे जवाबदेही का सामना करना ही होगा।